राजस्थान और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल आज बरेली पहुंचे। यहां इनका भव्य स्वागत किया गया। राजस्थान और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र बरेली पहुंचे हैं। आज बरेली के सर्किट हाउस में उनका स्वागत किया गया। इसमें प्रमुख रूप से कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, भाजपा सांसद छत्रपाल गंगवार, आंवला के जिला अध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना, पंडित राम गोपाल मिश्र, बंटी ठाकुर, डॉक्टर विमल भारद्वाज, देवेंद्र जोशी, राजू उपाध्याय, ऋषभ शर्मा, रोहित ठाकुर समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता सर्किट हाउस पहुंचकर राजस्थान और हिमाचल के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र का स्वागत किया। पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र यहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। अगर जाता है तो प्रभावी तौर पर लोगों को समझाने में सफल हो सकता है, तो ऐसे लोगों का नाम भारत सरकार रख सकती है। और इसलिए केवल सांसदों के ही नहीं, तो सांसदों के अतिरिक्त भी लोगों को रखा है। तो इसलिए ये तो भारत सरकार अनुभव करती है कि अगर मान लो किसी पार्टी का सांसद है जो प्रभावी तौर पर चीज़ों को रख सकता है और उसकी पृष्ठभूमि उस प्रकार की है। शशि थरूर की पृष्ठभूमि है जो विभिन्न देशों में रहकर अपने कूटनीति के आधार पर भारत की एकता को प्रकट करने में कोई संकोच नहीं किया है उन्होंने, इसे शशि थरूर को रखा है। आपको लगता है कि बलूचिस्तान का भी कोई हाथ स्थिति होगी जैसे बांग्लादेश? बलूचिस्तान कई चीजें कर रहा है, प्रचार दुष्प्रचार कर रहा है, और दुष्प्रचार के कारण लोगों को लगता है कहीं कहीं गलतफहमी पैदा हो सकती है, लेकिन उसकी धूर्तता भी लगातार प्रकट होती जा रही है। और पाकिस्तान के अंदर के हमारे पत्रकार मित्र भी उसको उजागर कर रहे हैं। पाकिस्तान कहता है हमने भारत के ये इतना एयरबेस गड़बड़ किया, और जब वहाँ पता लगता है तो कहता है ये सब धूर्ततापूर्ण है। तो पाकिस्तान के द्वारा दुष्प्रचार कुछ जगह करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे दुष्प्रचारों के समापन के लिए और साथ ही साथ हिंदुस्तान ने जो स्ट्रेटजी बनाई आतंकवाद को समाप्त करने की दृष्टि से, वह स्ट्रेटजी की सफलता कैसी रही और हिंदुस्तान की सोच इस संबंध में क्या है, डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया को पता लगे, इस दृष्टि से सांसदों का प्रतिनिधिमंडल सुनिश्चित किया गया है। डेलीगेशन और 7 डेलीगेशन बनाए गए, 7 ग्रुप बनाया गया है। ये विभिन्न देश उसके लिए सुनिश्चित किए गए हैं, जा करके सारी चीज़ों को अपना बताएंगे। पाकिस्तान के धूर्ततापूर्ण व्यवहार को भी लोग सामने प्रस्तुत करेंगे, और पाकिस्तान ने पिछले समय में भी किस प्रकार की धूर्ततापूर्ण कार्य किया है इसको भी लोगों के सामने दर्शाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो डेलीगेशन जा रहे हैं पूर्व की सरकार में, खासकर यूपीए फर्स्ट और सेकंड की बात करें, पाकिस्तान ने कभी स्वीकार नहीं किया कि आतंकवादी उसकी ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब डेलीगेशन जा रहे हैं, दूसरे देशों में जाएंगे, पूर्व सरकारों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान को तो दुनिया ने माना है कि आतंकवादी देश है, दुनिया ने माना है। अब पाकिस्तान की जितनी भी हरकतें हुई हैं, जितने भी आतंकवादी मारे गए इस बार के ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत, ऐसे प्रमुख आतंकवादियों के मरने के समय पाकिस्तान सरकार के बड़े बड़े मंत्री जाकर के वहाँ दुख प्रकट कर रहे हैं। नहीं, सवाल हमारा है कि पूर्व की सरकारों ने, खासकर यूपीए फर्स्ट सेकंड, मैं पूर्व की सरकारों के बारे में नहीं कहना चाहता, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने अगर आतंकवाद को रोकने की दिशा में काम किया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं निर्माण होती। इसलिए उसके बारे में मैं उसके इतिहास के बारे में नहीं वर्णन करना चाहता हूँ। आतंकवाद का प्रकोप बढ़ा है जब से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। मैं कह सकता हूँ आतंकवाद पर करारा चोट कराया गया, चाहे उड़ी वाला मामला होगा, चाहे पुलवामा वाला मामला होगा, और चाहे इस तरह का जो विभिन्न सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी, सब में एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया कि आतंकवाद को लगने लगा कि नहीं, हम अगर करेंगे तो उसका उचित जवाब मिलेगा। वो क्रम बना है और आज लगातार आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष चल रहा है। और राजनयिक दृष्टि से पूरी दुनिया के अंदर भारत ने उचित कदम उठाया है, और भारत ने जो तय किया है पूरे विश्व के कल्याण की दृष्टि से तय किया है, आतंकवाद के समापन की दृष्टि से किया है। ये सारी चीज़ें दुनिया को प्रभावी तौर पर लगे, इसके लिए प्रतिनिधिमंडल भेजे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस घटना के बाद पूरा देश एक हो गया है, सभी दल के लोग एक हो गए हैं, सभी लोगों के विचारधाराएं भले
विभिन्न प्रकार की होगी राजनीतिक दृष्टि से, नहीं सब लोग एकजुट होकर पाकिस्तान के विरुद्ध आवाज उठाने में कोई प्रोफेसर रामगोपाल ने तो उन सैनिकों पर ही सवाल उठा दिए कि हमारे भेजे गए नामों को शामिल न करके शहीद मसूद के नाम को शामिल किया गया है। ये ऐसे रणनीति बनेगी, किस ढंग से बनाएंगे वो जिनको बनाना है वो करेंगे, हम नहीं। बांग्लादेश बना था कि आपको, अरे वो मैंने आपको बताया, बांग्लादेश का जो अब्दुल रहमान जी आए थे उनको समर्थन किया था। प्रोफेसर रामगोपाल ने जो हम किसी व्यक्ति के उस पर वार्ता और टिप्पणी नहीं करना चाहते। जो उचित है वही बोलना चाहिए, जो अनुचित है उसको नहीं बोलना चाहिए, इतना ही मात्र कहना है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार लगातार जगह जगह क्या जी? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आपकी सरकार अच्छा देखिए, ये आवश्यक है। वन नेशन वन इलेक्शन ये तो संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत था, संविधान के माध्यम से ये चीज चालू थी। और आपको ध्यान होगा कि 67 लगातार एक क्रम चालू रहा। हाँ, बीच काल में जो विभिन्न प्रदेश बने, तो अलग प्रदेश बने तो उनके चुनाव भले ही अलग हुए होंगे, लेकिन सामान्य तौर पर 67 तक चालू था। जो 72 का चुनाव था, जो होने वाला था, उसको उस समय के प्रधानमंत्री ने 1 वर्ष पहले करा दिया, 71 में करा दिया। यहाँ से विकृति पैदा होगी और इसे चुनाव का क्रम सारा बदलता गया। ये इमरजेंसी लागू हुई, उस समय कैसे चुनाव बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब बाद में लगा कि ये फिर से वन नेशन वन इलेक्शन के हिसाब चुनाव होना चाहिए, तो सन 84 में चुनाव आयोग ने बैठक की थी। उसमें चुनाव आयोग को अनुभव हुआ था कि एक इलेक्शन का वही स्वरूप बनना चाहिए। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी ये बात रखी थी कि ऐसा होना चाहिए। बाद में सन 99 में रेड्डी जी के न्यायविद थे रेड्डी जी, उनके नेतृत्व में एक मीटिंग हुई थी और उन न्यायविदों के मीटिंग में भी ये सुनिश्चित किया गया था कि चुनाव की वही प्रक्रिया पुनः लागू करना चाहिए, लेकिन नहीं लागू हुआ। सही बात, समय समय पर ये चीज चलती रही है। पार्टी ने तय किया, जब अभी 14 का चुनाव हुआ, तो 14 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व बनी थी। उस समय भी घोषणा पत्र में था कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई। 19 के घोषणा पत्र में भी ये बात थी। तो उसको चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए चर्चा शुरू हुई है। और इसलिए है कि बार बार चुनाव होने के कारण विकास कार्य बाधित होते हैं। इतने बार वो लगता है आचार संहिता वाला क्रम कि न जिस काम के लिए पैसे आवंटित किए जाते हैं के बारे में क्या ये ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, बड़ा दूरदर्शितापूर्ण यह नाम था। आतंकवादियों ने पहलगाम में नाम पूछकर पत्नी के सामने पति की हत्या की और इस प्रकार का विभेद पैदा करने का प्रयास किया हिंदू मुसलमान का। तो उसको लगा कि हम अलगाव की स्थिति निर्माण कर सकेंगे इस बात का कृत्य करके। और इतना ही नहीं, तो हत्या करने के साथ साथ उसने ये भी कहा पत्नियों के सामने कि जाकर मोदी से कह देना। तो एक तरह से एक देश ने इस प्रकार की चुनौती दी है। ये आतंकवादी केवल मात्र आतंकवादी नहीं थे, तो पाकिस्तान के द्वारा प्रेरित किए गए हुए लोग भेजे गए थे और उन्होंने इस प्रकार की हरकत की, क्योंकि पत्नी के सामने पति की हत्या की, हमारी संस्कृति को ध्वस्त करने का प्रयास किया। सिंदूर ये तरह के मातृशक्ति के मर्यादा का द्योतक है। उसके अंतर्गत के
चारित्रिक और नैतिकता की प्रवृत्ति का द्योतक है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि इसका जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा और जवाब ऐसा दिया जाएगा जो अकल्पनीय होगा, कल्पना के परे होगा। और इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रखा। ऑपरेशन सिंदूर अर्थात जो बदमाश और अगर मैं कहूँ कि जो फ्रस्ट्रेशन से ग्रस्त ऐसे लोग थे जो आतंकवाद को ही अपना लक्ष्य मानकर निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे थे, उनके समापन के लिए ही था। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान के द्वारा जो कि आतंकवादियों को प्रश्रय दिया जा रहा है, पाकिस्तान दुनिया के सामने आतंकवादी देश के रूप में पहले से ही जाना जाता है। इसलिए पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना आवश्यक है कि पाकिस्तान के अंदर जहां भी आतंकवादी ठिकाने हैं, आतंकवादियों के गढ़ हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, उनको ध्वस्त करना प्राथमिक जिम्मेदारी है। और इसलिए इस अभियान के जरिए से जनहानि नहीं होनी चाहिए, जन क्षति नहीं होनी चाहिए, आम नागरिक को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। और इस प्रकार की रणनीति बनाकर हमारे सैनिकों ने, सैन्य अधिकारियों ने इस प्रकार की योजना बनाई कि जो भी हमारे मिसाइल्स जाएंगे या ब्रह्मास्त्र जाएगा वो आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करेगा, आम आदमी के ऊपर नहीं जाएगा। टारगेट इस तरह का किया है। और 7 मई को जो घटना घटित हुई, उनके 9 प्रमुख केंद्र ध्वस्त हुए आतंकवादियों के। और इतने नहीं, पाकिस्तान ने टारगेट किया था हिंदुस्तान के सैन्य मुख्यालयों को ध्वस्त करने का और सिविलियंस के ऊपर, जनता के ऊपर आक्रमण करने का। पाकिस्तान के इस अभियान को हमारे सैनिकों ने विफल किया और अपना टारगेट जो सुनिश्चित किया था, आतंकवादियों के घर को ध्वस्त करना और पाकिस्तान के एयरबेस जहां पाकिस्तान बदमाशी करता उस एयरबेस को भी ध्वस्त करना, ये टारगेट लेकर किया था। बिल्कुल उसमें सफलता प्राप्त हुई, जनहानि बिल्कुल नहीं हुई, जो पाकिस्तान के नागरिक थे उनको कोई क्षति नहीं हुई। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपने सैनिकों के शौर्य का समुचित रूप से परीक्षण हुआ। और इतना ही नहीं, जो स्वदेशी यंत्र हमारे बनवाए गए थे, स्वदेशी हथियार का उपयोग करते हुए कार्य किया गया था। अब वो स्वदेशी हथियार दुनिया के अंदर पूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए अपनी उत्कृष्टता को प्रकट किया। दुनिया को ये लगा कि हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति प्रबल है। सामूहिक शक्ति के आधार पर उन्होंने सैन्य प्रबंधन किया, वो चाहे जल हो, नेवी का हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, सबके इंटीग्रेटेड प्रयास से पाकिस्तान के आतंकवादियों के गढ़ को ध्वस्त किया और उनके एयरबेस ऐसे जिसके माध्यम से बाहर से हथियार मंगाए जा सकते थे, उनको भी ध्वस्त किया और दुनिया को सोचने के लिए मजबूर किया कि हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति प्रबल है।
गया है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKH 24 न्यूज नेटवर्क।